खंड 2 अध्याय 37। गेम 7 नेशंस वॉर और द फ्लावर प्रिंस लगभग एक ही समय में जारी किए गए थे। कैट ल्यूक कंपनी ने स्पष्ट रूप से व्यापक रूप से विज्ञापन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बेनुओक ट्रानहबा ने अभी लॉन्च किया और तुरंत सभी चार्टों में पहला स्थान ले लिया। इसकी विषय वस्तु और वो तुओंग वो डिच बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन सिस्टम डिजाइन वो तुओंग वो डिच के एक हिस्से जितना परिष्कृत नहीं है। शायद वे खुद यहाँ समस्या जानते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं है कि यह गेम लंबे समय तक विकसित हो सकता है और जितना संभव हो उतना पैसा कमा सकता है। उनके खेलों की अंतर्संबंधता बहुत बढ़िया है। झांग फेंग कई हफ्तों तक गुस्से में रहने के बाद आखिरकार शांत हो गया और दुश्मन का अध्ययन किया। उपयोगकर्ता एक गेम डाउनलोड करते हैं जब तक वे अपने पात्रों को काफी उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं। वे पैसे कमाएंगे और उस पैसे का उपयोग उनकी कंपनी द्वारा प्रकाशित अन्य खेलों में भी किया जा सकता है। इस समस्या को हल करना काफी मुश्किल है, भले ही खिलाड़ियों को यह गेम पसंद न हो, लेकिन क्योंकि वे अन्य खेलों के लिए पैसे कमा सकते हैं, वे अभी भी इसे खेलेंगे। समूह भीड़ भरे सम्मेलन कक्ष में एक साथ इकट्ठा हुआ। झांग फेंग ने रणनीति का विस्तार से विश्लेषण किया। औपचारिक प्रशिक्षण की लंबी अवधि के बाद उनकी रिपोर्टिंग शैली काफी मानक थी। हालांकि यह उनकी लगातार नीति है, इसलिए हम इसमें मदद नहीं कर सकते। इस बार हमने मुख्य रूप से हुआ गोंगजी पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की। झांग फेंग ने अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में एक दुखद अभिव्यक्ति के साथ बात की। टीम लीडर ली, मुझे आपसे खेद है, हमारी कंपनी के पास अब विज्ञापन पर खर्च करने के लिए वास्तव में कोई पैसा नहीं है। झो यून, एक भी पैसा नहीं? झांग फेंग ने दर्द से कहा, सच बताऊं तो पिछले हफ्ते हमने सभी को वेतन देने के लिए अपने सभी स्पेयर मॉनिटर और कंप्यूटर केस बेच दिए। झो यून ने अवाक होकर डोंग सी यांग को देखा। क्या यह पहले से ही इतना मुश्किल था? डोंग तो डुओंग कुर्सी पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसके बगल में बैठे ट्रियो डांग ने थके हुए स्वर में कहा, अब जमींदार के पास ज़मीर ही नहीं रहा। हम्फ। छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में एक तिरस्कार भरी खर्राटों की आवाज गूंजी। सभी ने अपना सिर घुमाया और कोने में बैठे छोटे हो निंग को देखा। झो यून को नहीं पता था कि ली शुन ने उसके साथ किस तरह से बातचीत की। आखिरकार उस घटना के एक हफ्ते बाद हो निंग फी यांग कंपनी में काम करने चली गई। झांग फेंग को अक्सर नए लोगों को धमकाने की आदत थी। हो निंग की ओर इशारा करते हुए डांटते हुए, भाड़ में जाओ, तुम अभी भी हंसने की हिम्मत करते हो। अगर तुमने हमारी कंपनी के गेम सिस्टम को नष्ट नहीं किया होता तो हम अब इस भयानक स्थिति में नहीं होते। हो निंग का अपमान किया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहस करने की कोशिश की, इससे मेरा क्या लेना देना है, मैंने केवल सर्वर को हैक किया था, लेकिन डेटा को नष्ट नहीं किया। झांग फेंग ने गुस्से में कहा, तुम अभी भी डेटा को नष्ट करना चाहते हो? हो निंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपते हुए उसने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ पैसा है। आपको कितना चाहिए? मुझे नंबर दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी ने झो यून की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चू वैन पहले से ही उसके बोलने के तरीके से अनभिज्ञ थी। वह कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी थी। बस उसने अपना हाथ उठाया और बैठक कक्ष के अंत में दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक बैनर था जिसे झो यून ने हो निंग के कंपनी में आने के पहले दिन से ही लटका रखा था। यह देखते हुए कि कंपनी के लगभग आधे सदस्य 5 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, हो निंग की पिछली जीवन शैली की आदतें, साथ ही डोंग सी यांग की समस्याओं को सुलझाने का भयानक तरीका, झो यून को लगा कि उसे हर पल उन्हें याद दिलाना होगा। उसने गूगल के 10 आज्ञाओं का छठा वाक्य छापा। आप बिना बुराई किए भी पैसा कमा सकते हैं।
आप बिना बुराई किए भी पैसा कमा सकते हैं। तब से राजनीतिक कमिश्नर झो का उपनाम पूरी कंपनी में फैल गया। हो निंग ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। झांग फेंग भी उदास होकर कुर्सी पर बैठ गया। केवल ली शुन ने शांति से सिगरेट जलाई। आप लोगों को मेरे प्रोजेक्ट की परवाह करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने झांग फेंग से कहा। विज्ञापन के बिना चाहे खेल कितना भी अच्छा क्यों न हो, कोई भी इसे नहीं चाहेगा। ली शुन, मैं आपसे इसका ख्याल रखने के लिए नहीं कहूँगा। झांग फेंग, क्या आप झाओ गोवेई से इसे फिर से करने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं? वह इसका प्रभावी ढंग से विज्ञापन कैसे कर सकती है? एक 60 वर्षीय महिला चाहती है। क्या आप इसे रोकेंगे? ली शुन ने झांग फेंग को घूर कर देखा, जो तुरंत चुप हो गया। ली शुन उठ खड़ा हुआ और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। झांग फेंग ने अपना सिर टेबल पर पटक दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उससे बात नहीं कर सकता और मैं उससे अब और बात करने की हिम्मत नहीं करता। यह ठीक है, चू वान ने त्रुओंग फोंग को सांत्वना देते हुए कहा। उसने कहा है कि तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस उसकी बात सुनो। अगर कुछ भी होता है तो वह जिम्मेदारी लेगा, चू वान ने आधे मजाक में कहा। वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। ली तुआन कभी भी बोल नहीं था। अगर वह कहता है कि कोई रास्ता है, तो निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। ली तुआन ने वास्तव में विज्ञापन करने का एक तरीका खोज लिया था। 3 दिन बाद झो यून की मुलाकात कंपनी में रेन डी से हुई। उस दिन नाम डिच ने सफेद शर्ट पहनी थी। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उसकी त्वचा गोरी थी। उसकी काली भौहें उभरी हुई थी। उसके बाल खुले बंधे हुए थे। बालों की कुछ लटें खुली हुई लटक रही थी। सिगरेट पकड़े हुए उसका हाथ पतला और लंबा था, बहते धुएं की तरह नाजुक। जिस तरह से नाम दीच ने ली तुआन को देखा, वह अब भी वैसा ही था जैसा उसने पहली बार स्कूल में प्रवेश करते समय देखा था। दोनों तिरस्कारपूर्ण और गणनात्मक, फिर भी कुछ हद तक समान। तीनों के एक ही स्थान पर होने से चू वान को समय पीछे की ओर जाने का भ्रम हुआ। उसे लगा कि सब कुछ बदल गया है। वे अब युवा नहीं रहे। वर्षों ने उनमें से प्रत्येक पर अमिट निशान छोड़ दिए हैं। खास तौर पर कठिनाइयों और दुखों से गुजरने के बाद उनके शरीर पर जवानी धीरे धीरे फीकी पड़ गई है, लेकिन सौभाग्य से पुनर्मिलन के क्षण अभी भी हैं। ली तुआन ने दरवाजे से बाहर देखा। नाम दीच ने भी अपना सिर पीछे घुमाया। उसने झो यूं का अभिवादन करने के लिए अपनी सिगरेट उठाई। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान थी। उसकी सफेद शर्ट रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, अतुलनीय रूप से सुंदर। झो यूं चली गई। रेन डी ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दी। रेन डी ने एक गंदी चाल चली, झो यूं के शरीर को कुछ बार छुआ और ली जुन को उसके कंधे के ऊपर से उत्तेजक भाव से देखा। ली जुन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और ठंडी सांस ली। झो यू ने रेन दी को दूर धकेल दिया। क्या तुम बीजिंग में नहीं हो? तुम कब वापस आए? रेन दी, कल रात। मेरी आत्मा को बुलाया गया था। झो यू ने ली जुन को देखा, यह जानते हुए कि उसने रेन दी से उसके लिए विज्ञापन करने के लिए कहा था। इस समय दरवाजे पर बातचीत की आवाज आई। ट्रुओंग फोंग और त्रियू डांग आ चुके थे। 2 व्यक्ति उत्साहपूर्वक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दोपहर के भोजन में क्या खाया जाए। झांग फेंग ने कंपनी में प्रवेश किया और एक अजनबी को देखा जिसकी आभा बहुत ही खास थी। वह तुरंत अपने रास्ते पर रुक गया। पहले तो वह दंग रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कौन था और उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने गहरी सांस ली। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है न? झांग फेंग ने झाओ टेंग से फुसफुसाते हुए कहा। क्या वह बैंड किंगहोंग का प्रमुख गायक है? झाओ टेंग भी काफी चौंक गया। शायद यही है।
ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम दोनों को भ्रम हो। रेन-डी ने ली शुन से पूछा। हम बस वही कर रहे हैं जो आपने हमें अभी करने के लिए कहा था, है न? हाँ, ली शुन ने कहा, यह सबसे अच्छा है अगर आप जिन चेंग को प्रभावित कर सकते हैं। खुलेआम विज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह कोई गेम खेल रहा हो तो बस एक तस्वीर लें और इसे ऑनलाइन पोस्ट करें। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह कौन सा गेम है। बस लिखें कि वह आराम कर रहा है। जब समय आएगा तो कोई विवरण खोद लेगा। रेन-डी ने व्यंग्य किया। आप जानते हैं कि परिदृश्य कैसे बनाया जाता है। उसने ली शुन के सामने सिगरेट रख दी, झोउ यू को खींच लिया और कहा, आओ, मुझसे थोड़ी देर बात करो। रेन-डी ने झोउ यू को दरवाजे से बाहर खींच लिया। उसके कदम इतने राजसी थे कि झांग फांग और झाओ टेंग, जो 5 या 6 मीटर दूर थे, को रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हटना पड़ा। दोनों लड़कियों के जाने का इंतजार करते हुए ट्रुओंग फोंग तुरंत ली तुआन के सामने पहुंच गया। तुम स्टार से परिचित हो। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हालांकि उन्होंने सहयोग पर चर्चा पूरी कर ली थी, लेकिन ली तुआन हमेशा की तरह ही दिख रहा था। उसका चेहरा ठंडा था। ट्रुओंग फोंग ने उसके साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं की। नाम दीच इमारत के डिजाइन से परिचित नहीं थी। चू वान उसे आपातकालीन निकास की ओर ले गया। जनवरी का आखिरी महीना था। मौसम अभी भी ठंडा था। रेन-डी ने हल्के कपड़े पहने हुए थे। झोउ यून ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? रेन-डी, यह ठीक है। झोउ यून, क्या नीचे लाल स्पोर्ट्स कार तुम्हारी है? हाँ। बहुत बढ़िया। रेन-डी हंसी। झोउ यून ने उससे पूछा, लीक सुन ने तुम्हें कैसे ढूंढा? रेन-डी, बिल्कुल सामान्य की तरह। झोउ यून, क्या तुम प्रदर्शन नहीं कर रही हो? रेन-डी ने मजाक करते हुए कहा, उसे मेरे प्रदर्शन की परवाह है। मुझे इसे रद्द करने का आदेश दो। झोउ यून अवाक रह गई। रेन-डी ने उसकी ओर देखा। तुम्हें उसकी तरह बेशर्म बनना सीखना होगा। रेन-डी ने बिल्कुल झाओ गोवेई की तरह कहा, जिससे झोउ यून धीरे धीरे जीवन की समस्याओं के बारे में सोचने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा, पूरी इमारत का जायजा लिया और कहा, क्या यह कंपनी भरोसेमंद है? झोउ यून, यह भरोसेमंद है। रेन-डी को संदेह हुआ और झोउ यून ने कहा, यह धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। रेन-डी, कौन सी पटरी? मैंने सुना है कि वेतन बहुत कम है। झोउ यून नहीं चाहती थी कि रेन-डी को उनकी भयानक स्थिति का पता चले और हकलाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें किसने बताया? राक्षस ली। उसने तुम्हें यह सब बताया? मत कहो कि वह शिकायत कर रहा है। बस कीमत कम करने के लिए वह शैतान बहुत कुछ कर सकता है। झोउ यून अजीब तरह से मुस्कुराई और रेन-डी ने उसकी ओर देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास पैसे कम थे? भले ही तुमने मुझे नहीं बताया, तुम फू यी झुओ के पास जा सकती थी। झोउ यून, अगर ली जुन ने हमारी तलाश नहीं की होती तो उसे लगा होगा कि हम टिक पाएंगे। रेन-डी, बहुत सारा पैसा होने में क्या बुराई है? झोउ वैन, चिंता मत करो, उसके अपने हिसाब हैं। नाम दीच ने चुपचाप चू वैन को देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। सिगरेट पकड़ते हुए कहा, यह सही है। बहुत आसानी से कमाए गए पैसे का कोई मतलब नहीं होगा। मैं एक उदाहरण हूँ। जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज हल्की थी और उसकी आंखों में एक दूर और उदासीन भाव था। जब हमने कोई पैसा नहीं कमाया था तो प्रदर्शन करने का हर अवसर बहुत कीमती था। अब कोई परवाह नहीं करता कि हमने कौन सा गीत लिखा है। बस बेतरतीब ढंग से एक गाना गाओ, कुछ तस्वीरें खींचो, कुछ कार्यक्रमों में भाग लो और हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। झोउ यू चुप हो गया। मैं वास्तव में आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। रेन-डी ने झोउ यून को देखा और कहा, इतने सालों के बाद भी कुछ नहीं बदला है। कहाँ नहीं बदला है? बहुत कुछ बदल गया है। कम से कम मेरे पास अभी भी एक दिशा है।
अभी भी अपने सपने को अंत तक पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। झो यून ने खुद को नीचा दिखाते हुए हंसते हुए कहा, मुझसे ईर्ष्या मत करो, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना तुम कहते हो। वह रेंदी के बगल में झुक गई। यह इसलिए है क्योंकि ली शुन यहाँ है। इस विषय का उल्लेख करते हुए वे दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। थोड़ी देर बाद रेंदी ने धीरे से कहा, जब वह पहली बार जेल से बाहर आया था तो उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा। जितना अधिक दयनीय होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह सफल होगा। उस समय जब वह घमंडी और अनियंत्रित था तब हमारा जीवन बुरा नहीं था। जब वह दुखी था तो हम उसके साथ नीचे की ओर चले गए। रेंदी ने झोयू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं भी उसे दूसरों द्वारा तंग किए जाने और असहज महसूस करते हुए नहीं देखना चाहता। आपको उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। झोयू, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। रेंदी ने झोयू के कंधे पर अपना हाथ रखा। कहने से पहले दो और कश लिए। मुझे आज दोपहर कुछ करना है, मैं पहले जाऊंगा। हालांकि रेंदी ने ली जून को बुरी तरह से कोसा, लेकिन जब उसने मदद की तो वह बहुत ईमानदार था। उसने बहुत तेजी से काम किया। अगले दिन किम थान की सोफे पर बैठकर गेम खेलते हुए तस्वीर पोस्ट की गई। रेंडी ने जानबूझकर एक ऐसे स्टूडियो को पृष्ठभूमि के रूप में चुना जिसका कभी खुलासा नहीं हुआ था, जिससे बहुत ध्यान आकर्षित हुआ। स्टार प्रभाव कल्पना से कहीं अधिक भयानक था और जिन चिंग के प्रशंसकों ने इस तस्वीर का पागलपन से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसके कपड़ों के ब्रांड से लेकर उसके कमरे में सोफे की शैली तक, जाहिर है वह खेल भी खेल रहा था। हर कोई यह जानने के लिए ऑनलाइन गया कि यह सब क्या है। कुछ ही समय बाद कई विज्ञापन पोस्ट किए गए जिनमें चित्र और कुछ बुनियादी गेम प्ले निर्देश शामिल थे। उन दिनों इंटरनेट पर हुआ कांग तू कीवर्ड की खोजों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। हर कोई इसे डाउनलोड करके आजमाना चाहता था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नया गेम केवल एक विस्तारित बीटा संस्करण में था। ली जुन ने केवल कुछ हजार खातों को ही पंजीकरण की अनुमति दी, क्योंकि गेम उच्च गुणवत्ता वाला था, जिसमें सिस्टम और ग्राफिक्स सामान्य वयस्क खेलों से कहीं बेहतर थे। इसलिए खिलाड़ियों ने हर दिन उत्साहपूर्वक विज्ञापन दिया। धीरे धीरे भाग्यशाली होना कि वे गेम खाता पंजीकृत कर सकें एक बहुत बड़ी बात बन गई। एक हफ्ते बाद ऑनलाइन हुआ गोंगजी खाता पंजीकृत करने की कीमत 2000 युआन तक बढ़ गई थी। ली शुन ने 5000 और खाते बनाए, जो 1 घंटे के भीतर पंजीकृत हो गए। जिस दिन जिन चेंग ने तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की, हुआ गोंगजी सर्वर चालू हो गया और आधे महीने बाद खेल का राजस्व आसानी से 3 मिलियन से अधिक हो गया। झांग फेंग हर दिन अपनी कुर्सी पर बैठा सर्वर डेटा को घूरता रहा, जैसे कि उसे हवा से मारा गया हो। झाओ टेंग और गो शिजी भी डर गए थे। केवल ली शुन का मूड पहचानना मुश्किल था। वह पहले से भी अधिक धूम्रपान करने लगा था। चू वान अक्सर उसे काली स्क्रीन पर घूरते हुए देखती थी, कुछ देर के लिए बिना हिले डुले, सोच में डूबे हुए। वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। हाल ही में गेम कंपनी 2 है, जिसका निकाय कैट ल्यूक सार्वजनिक होने की तैयारी कर रहा है, ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना की घोषणा की है, जिसे संभवतः राज्य प्रतिभूति आयोग द्वारा लगभग आधे वर्ष में अंतिम रूप दिया जाएगा। ली शुन ने इस समय का फायदा उठाते हुए अपनी सारी ऊर्जा हुआ गोंगजी को रैंकिंग में सबसे ऊपर लाने में लगा दी और यहाँ तक कि मुनाफे की घोषणा भी कर दी, शायद जानबूझकर फेंग जी जिंग को नकल करने के लिए उकसाया। झो यून ली शुन के लिए एक कप पानी लाया। ली शुन अपने विचारों से बाहर आया। धन्यवाद, झो यून ने धीरे से कहा।
मैंने हाल के वर्षों में घरेलू गेम की नकल के मुकदमों पर शोध किया है। अगर आप केवल नकल करते हैं तो मुकदमा जीतना बहुत मुश्किल होगा। ली शुन, मैं उन्हें स्रोत कोड दूंगा। क्या? झो यून मुश्किल से अपना आश्चर्य छिपा सका। इस परियोजना को अकेले ली शुन ने लागू किया था। इसमें बहुत समय लगा और साथ ही यह अभी फी यांग कंपनी के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत भी था। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि जब उसने पहले इस परियोजना का स्रोत कोड पढ़ा था तो उसे कई अजीब जगहें मिली थी। इससे पहले लाई तुआन की प्रोग्रामिंग सरलता और स्पष्टता पर केंद्रित थी, लेकिन इस बार उन्होंने अक्सर जटिल संरचनाओं का उपयोग किया। आदेश जितना अधिक विशेष होगा, उसमें उतनी ही अधिक परेशानियां होंगी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि ली शुन ने उन्हें फंसाने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके पीछे झांग फैंग और झाओ टेंग अभी भी जोश से बातें कर रहे थे, यहाँ के माहौल से बिल्कुल अलग। झो यून ने कहा, आप उन्हें सोर्स कोड कैसे दिलवाने की योजना बना रहे हैं? क्या फैंग झिजिंग सीधे इसे कॉपी करके इस्तेमाल में लाएंगे? ली शुन आखिरकार उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराई। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके कौशल काफी अच्छे हैं, लेकिन वे गलत रास्ते पर चलने के आदी हैं। इसलिए उन्होंने केवल तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने की बुरी आदत बना ली है। उन सफल परियोजनाओं की त्वचा को बदलने का विकल्प चुना है। उनकी कंपनी खुद को बनाए रख सकती है क्योंकि वर्तमान गेम बाजार बहुत अव्यवस्थित है। घरेलू गेम खिलाड़ियों की संख्या बहुत बड़ी है। जो लोग इन चीजों के लिए नए हैं, वे स्वाभाविक रूप से गेम की गुणवत्ता को स्वीकार करेंगे। झो यून ने चुपचाप सोचते हुए एक कप पानी पकड़ा। ली शुन ने आगे कहा, लेकिन खाली चीजें अंत में खाली ही रहती हैं। कोई भी बेवकूफ नहीं है। यह ठीक है। जब उपयोगकर्ताओं को जानकारी होगी तो वे खेल जो कंपनियां स्वयं विचार करने, बनाने और विकसित करने में असमर्थ हैं, वे बस एक मृत अंत में समाप्त हो जाएंगे। झो यून, लेकिन कुछ ही महीनों में खिलाड़ियों को स्पष्ट समझ नहीं होगी। ली शुन, कोई जरूरत नहीं। जब तक हम प्रतिष्ठा बनाते हैं, हम उन्हें रख सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया, फिर आगे कहा, वह निश्चित रूप से मेरे स्रोत कोड का उपयोग करेगा। मजाक को छोड़ दे तो कभी कभी फोंगची तिन्ह मेरे कौशल पर मुझसे भी अधिक भरोसा करता है। खंड 2 अध्याय 38। बाद में एक ऐसी घटना घटी जिसे वर्तमान तनावपूर्ण कार्य स्थिति में सभी के लिए खुशी लाने वाला माना जाता था। वह था वो तुओंग वो डिच ने इस वर्ष सरकारी प्रौद्योगिकी विकास खेल पुरस्कार जीता। जब झो यून को नोटिस मिला तो उसने सोचा कि उसके साथ धोखा हुआ है। कई बार इसकी पुष्टि करने के बाद उसने यह मानने का साहस किया कि यह सच था। कंपनी में किसी ने भी इस पुरस्कार के बारे में कभी नहीं सुना था। झांग फांग ने ऑनलाइन खोज की और पाया कि यह पुरस्कार पहली बार पिछले साल सरकार द्वारा नई प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। हर साल 3 खेलों को पुरस्कृत किया जाएगा। झांग फांग ने पिछले साल विजेताओं की सूची देखी और पाया कि जिन खेलों को पुरस्कृत किया गया था वे सभी ऑफलाइन गेम थे, वो तुओंग वो डिच को छोड़कर, जो एक ऑनलाइन गेम था। झांग फांग ने अपनी छाती पकड़ ली। मुझे यह अविश्वसनीय एहसास क्यों हो रहा है? Zhou Yu also felt it was very miraculous, Li Xun told her. It must have been recommended by Zhao Guowei. So Zhou Yu carried big and small bags to Zhao Guowei's house to thank him. Now she could buy some decent gifts to give away, because Feiyang Company had officially escaped from its dire situation and started to make a profit. Speaking of profit, Jiyu was quite confused. The game she had painstakingly built did not earn much money, and on top of that, the players were extremely picky.
Just writing a single line of dialogue wrongly would result in a 1,000-word-long letter of scolding. As for Lee Xun's game, not only did it earn a pot of gold every day, but the users also worshipped the creator of the game as their ancestors. Lee Xun slowly updated another character, and the players were so happy that they almost burned incense and prayed to Buddha to thank heaven and earth. Such a money-making project, but Lee Xun wanted to make the source code public. Right now, only she, Lee Xun, Dong Xiang, and Ho Ning knew about it. या झो यू ने झांग फैंग के समूह को बताने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे इस झटके को सहन नहीं कर पाएंगे। कई विज्ञापन कंपनियों और निवेशकों ने उनसे संपर्क किया, लेकिन ली शुन ने उन सभी को मना कर दिया। साथ ही जब भी कंपनी के कर्मचारी ली शुन से बात करते, तो वे अनजाने में अधिक सम्मानजनक हो जाते। वे शायद जानते थे कि यह परेशान करने वाला आदमी शायद आईटी क्षेत्र में शीर्ष प्रोग्रामर था। जैसे जैसे काम अधिक से अधिक सुचारू रूप से चल रहा था, झांग फांग अक्सर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता था और धीरे से आह भरता था, अगर यह जारी रहा तो हम इन दो खेलों को आराम से पृथ्वी के छोर तक ले जा सकते हैं। हर बार जब झो यून ने यह सुना, तो वह उसके सिर को थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाई। पुरस्कार समारोह हुआ जियांग होटल में आयोजित किया गया था और निमंत्रण भेजे गए थे। झो यून यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि कैट ली कंपनी भी उपस्थित लोगों की सूची में थी। उसने ली शुन से पूछा, क्या तुम जा रहे हो? उसने शुरू में सोचा था कि ली शुन को इन तुच्छ मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने शांति से स्वीकार कर लिया। पुरस्कार समारोह की आयोजन समिति ने निर्धारित किया था कि प्रत्येक आमंत्रित कंपनी के साथ अधिकतम 10 लोग ही हो सकते हैं। इस समय फीडोंग कंपनी के कम लोगों का लाभ स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। कुल मिलाकर केवल 7 लोग थे, इसलिए सभी कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि वो तोंग वो डिच का अपडेट समय पुरस्कार समारोह से एक दिन पहले था, इसलिए चू वान घर लौटने से पहले आधी रात तक व्यस्त था। वह ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए वह भोर में स्टेटस अपडेट चेक करने के लिए कंपनी में भाग गई। सब कुछ सामान्य था। चू वैन ने राहत की सांस ली, तभी उसे याद आया कि आज पुरस्कार समारोह का दिन था। समारोह शाम 7 बजे होगा, अभी भी काफी समय है। चू वैन ने खुद को आईने में देखा। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, शर्ट और पैंट, कोई मेकअप नहीं। वह सोच में पड़ गई कि क्या उसे घर जाकर दूसरे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन काम इतना व्यस्त था कि उसके लिए कुछ और करना असंभव था। वह फिर से ली तुआन से मिलने गई और देखा कि वह उससे भी ज्यादा गंदे कपड़े पहने हुए था। वह पूरे 1 हफ्ते से सोफे पर घोंसला बनाकर सो रहा था। उसने जो ग्रे टी शर्ट पहनी हुई थी, उसे कभी नहीं बदला था, और इतना ज्यादा धूम्रपान करने के कारण जब वह उसके पास से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे वह जैविक हथियारों के घोंसले में चल रहा हो। चू वान ने कुछ देर सोचा, लेकिन आखिरकार उसने कपड़े बदलने का विचार छोड़ दिया। पुरुष स्वभाव से ही बहुत लापरवाह होते हैं, फिर हमें महिलाओं को मेकअप करने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ता है? तो उस रात डोंग टू डोंग ने 12 सीटों वाली पुरानी कार चलाई, जिसमें कुछ कर्मचारियों को घसीटते हुए हुआग्यांग होटल ले जाया गया। कार रुकी और चू वान को पछतावा हुआ। होटल के मुख्य द्वार पर पत्रकारों का एक समूह गो चान की तस्वीरें लेने में व्यस्त था। उस समय की तुलना में जब चू वैन उससे मॉल में मिला था, आज गो चान और भी अधिक खूबसूरत थी। उसने एक रंगीन फ्लोर लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, खूबसूरती से मेकअप किया हुआ था और काओ जियान होंग की बाह पकड़ी हुई थी और रिपोर्टर के हर सवाल का जवाब फुसफुसाते हुए बोल रही थी। झो यून ने अपनी नाक के पुल को खुजलाया। ऐसा नहीं है कि वह ईर्ष्या कर रही थी,
लेकिन वह फी डोंग की कंपनी में एकमात्र महिला कर्मचारी थी। क्या उसे कंपनी के लिए कुछ सम्मान नहीं बचाना चाहिए था? जब वह सोच रही थी कि क्या वह अब समय पर ड्रेस खरीदने पहुंच पाएगी, तो अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर धीरे से धक्का मारा। ल्यतुआन बहुत लंबा था, उसे कार से उतरने के लिए झुकना पड़ा। उसने अधीरता से चू वैन से आग्रह किया, जल्दी से नीचे उतरो, चू वैन। बर्तन पहले से ही टूट चुका है, और किससे डरना है? जब वे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, तो गलती से उनकी टक्कर फोंग ची तिन्ह से हो गई। चू वैन मानसिक रूप से मौखिक लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फोंग ची तिन्ह ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा और रिपोर्टर से बात करना जारी रखा। उसने अपना सिर घुमाकर लाई तुआन की ओर देखा। हर बार जब वह कंप्यूटर पर काम करना बंद कर देता था, तो उसका पूरा शरीर सुस्ती की स्थिति में आ जाता था। वह जम्हाई लेते हुए अंदर चला गया। उसने फोंग ची तिन्ह की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। चू वान ने स्पष्ट रूप से फोंग ची तिन्ह के चेहरे की मांसपेशियों को तनावग्रस्त देखा। शायद यह वैसा ही था जैसा कि ली तुआन ने कहा था। फोंग ची तिन्ह उससे बहुत डर गया था। वाह! पहली बार जब ट्रोंग फोंग एक उच्च श्रेणी के 5 सितारा होटल में आया था, तो वह शहर में आने वाले एक देहाती व्यक्ति की तरह आश्चर्यचकित था, जब तक कि उसकी आंखें चक्कर नहीं खाने लगी। उसके बगल में बैठे झाओ टेंग ने उसे चुटकी ली। इतना शर्मिंदा मत हो, गो शिजी ने भी धीमी आवाज में कहा। पिछली बार इंटरनेट सम्मेलन भी यही हुआ था। अगर तुम उस दिन आए होते, तो अब तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। झांग फांग ने नजर घुमाई। क्या तुम मुझ पर बहुत ज्यादा काम थोपने का आरोप लगा रहे हो? गो शिजी, नहीं, नहीं, नहीं। पिछली बार इंटरनेट सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के केंद्रीय हॉल में हुआ था। इस बार पुरस्कार समारोह तीसरी मंजिल के हॉल में हुआ। यह जगह मूल रूप से शादी ब्याह की पार्टियों के लिए थी, जिसे रोमांटिक तरीके से रंग बिरंगे ढंग से सजाया गया था, जिसमें 3 पंक्तियों में टेबल बिछाकर कई बेहतरीन व्यंजन परोसे गए थे। फी डोंग के कर्मचारियों ने अभी अभी काम खत्म किया था और उन्हें रात का खाना खाने का समय नहीं मिला था। चू वैन का पेट भूख से गुर्रा रहा था। वैसे भी उसकी प्रतिष्ठा गिर चुकी थी, इसलिए झो यून को अब अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी। उसने प्लेट उठाई और खाना शुरू कर दिया। झांग फांग बोलने के लिए जिम्मेदार था, जिससे उसे वाक्पटुता और शेखी बघारने की अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उन्होंने सबसे पहले सरकार को धन्यवाद दिया, उनके जैसे स्टार्टअप्स की कठिनाइयों और दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया, और फिर संकेत दिया कि उनके खेल को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। अंत में आंसू में बदल गया, स्वर्ग और पृथ्वी को छूते हुए। इस तरफ चू वान अपना पेट भरने में व्यस्त था, तभी उसे ली तुआन की याद आई। ली शुन ने पुरस्कार समारोह और नेता के भाषण पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वह और हो निंग बाहर बालकनी में धूम्रपान करते हुए खड़े थे। झो यून ने उसके लिए लाने के लिए सावधानी से कुछ व्यंजन चुने, लेकिन रास्ते में उसे एक मॉनिटर छिपकली का सामना करना पड़ा जो उसका रास्ता रोक रही थी। कोई अचानक उसके सामने से कटकर उसकी ओर चला आया। वू जेन ने नीली पोशाक और एक सुंदर चेन बैग पहना था। वह सुंदर दिख रही थी और धीरे धीरे चली गई। उसने शराब का गिलास थाम लिया और ली शुन और हो निंग के सामने खड़ी हो गई। झो यून को और भी ज्यादा अफसोस हुआ कि उसने थोड़ा बेहतर कपड़े नहीं पहने थे। वू जेन ने ली शुन का अभिवादन किया। हम फिर मिलेंगे। पहली बार वे इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में मिले थे, जब फेंग जी जिंग ने ली शुन को शोक में डूबा कुत्ता कहकर पेश किया था। गो चान की आवाज मधुर थी जब उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों के पास हुआ कांग तु नामक एक खेल है जो इन दिनों बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी मासिक आय 10 लाख से अधिक चांदी है। ली तुआन ने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी।
रेलिंग के सहारे झुक गया और कोई जवाब नहीं दिया। रात बढ़ने के साथ हवा तेज होती गई। ली शुन के कॉलर और बाल उड़ रहे थे। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए, उसके लंबे और सुंदर शरीर की रेखाओं को गले लगा रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराया। वू ज़ेन ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो। तुम अभी अभी थोड़े मशहूर हुए हो और तुम अपने परिवार का नाम पहले ही भूल चुके हो। अपनी शक्ल देखो, भले ही तुम ड्रैगन की पोशाक पहन लो, फिर भी तुम क्राउन प्रिंस की तरह नहीं दिखते। ली शुन और भी ज्यादा क्रूर तरीके से हंसा। वू जेन इतनी नाराज थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। अंत में उसने सिगरेट अपने मुंह से निकाली, अपनी भौहें ऊपर उठाईं और शांति से कहा, यह वही बात है। मिस एंगो ने ड्रेस पहनी है, वह राजकुमारी जैसी नहीं लगती। एंगो चान का चेहरा उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से और भी लाल हो गया। ली तुआन काफी लंबा था और ऊंची एड़ी के जूते पहने एंगो चान अभी भी उससे आधा सिर छोटा था। उसके द्वारा ऊपर से नीचे तक देखे जाने से उसे गर्मी महसूस होने लगी। लितुआन ने ध्यान भटकाकर अपना सिर घुमाया और हो निन्ह की ओर देखा। हो निंग वू ज़ेन को धक्का देकर निकल गई। वू ज़ेन चौंक गई और अहंकार से बोली, लोगों को भगाने का मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे निजी तौर पर कुछ बात करना चाहती हो? ली शुन अभी भी हल्के से मुस्कुराई। केवल पीछे खड़ा चू वान ही स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जब हो निंग पास से गुजरी तो न्गो चान ने अपना फोन निकाला और अपनी साइड की जेब में रख लिया। चू वान ने प्लेट नीचे रखी और पीछे पीछे चली गई। हो निंग तीसरी मंजिल की लॉबी से बाहर निकली और बगल में बने आपातकालीन निकास द्वार की ओर मुड़ी। उसने उसे आवाज दी, रुको। हो निंग ने मुड़कर देखा और झो यून कुछ कदम दौड़कर उसके पास पहुंचा। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, हो निंग बोल पड़ी, मेरे साथ इतना उग्र मत बनो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, बल्कि लीक सुन ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा था। झो यून ने अपनी भौहें उठाईं और हो निंग सहज रूप से पीछे हट गई। झो यून के प्रति हो निंग का रवैया बहुत जटिल था। एक और, वह उससे नफरत करता था। पहली मुलाकात से ही उससे नफरत करता था। चू वैन की दबंग उपस्थिति ने उसे असहज कर दिया था। जब वह फी डुओंग की कंपनी में काम करने आया तो उसने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। लगभग हर दिन वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। दूसरी ओर उसे उसका धन्यवाद भी करना था। कंपनी में उसे जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा डर लगता था वह था डोंग सियांग। झो यून चाहे उसके साथ कितनी भी सख्ती क्यों ना बरते, जब भी डोंग सियांग उसे डांटने आती तो वह हमेशा उसे सामने से ही बचा लेती। हो निंग ने अपने बैग से कंप्यूटर निकाला, फिर केबल का एक और गुच्छा निकाला। झो यून ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? हो निंग, मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। झो यून ने उसे कुशलता से मोबाइल फोन केबल को एक छोटे से बॉक्स में प्लग करते हुए देखा, फिर बॉक्स को कंप्यूटर में प्लग किया। कंप्यूटर ने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि झो यून सुरक्षा से परिचित नहीं था, वह जानता था कि वह वू जेन के फोन को डिक्रिप्ट कर रहा था। झो यून, आप क्या करने जा रहे हैं? वू जेन के सेल फोन की स्क्रीन जल्दी से अनलॉक हो गई। हो निंग की 10 उंगलियां नाचती हुई इधर उधर उड़ गईं। वू जेन के सेल फोन पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। इसे इंस्टॉल करने के बाद उसने कंप्यूटर बंद कर दिया, अपना सेल फोन निकाला और झो यून से कहा, तुम यहाँ एक पल रुको। इससे पहले कि झो यून कुछ कह पाता, हो निंग ने पहले ही सेल फोन छीन लिया था। चू वैन लॉबी में गया और उसे एक प्लेट में कुछ केक उठाते हुए देखा और बहाना किया कि वह उन्हें लाई तुआन के पास ले जाएगा। जैसे ही वह नगो चान के पास से गुजरा, उसने शांति से फोन वापस उसकी जेब में रख दिया।
ली तुआन ने दिखाया कि वह खाना नहीं चाहता था। हो निंग ने अपना सिर झुकाया और फिर से चला गया। झो यून ने उसके लौटने का इंतजार किया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हो निंग ने अपनी उंगली से उसे इशारा किया। यहाँ आओ। वे आग से बचने के लिए वापस आ गए। हो निंग सीमेंट की सीढ़ियों पर बैठ गया, अपने हेडफोन को अपने कंप्यूटर में प्लग किया और झो यून को एक दिया। झो यू ने अपने हेडफोन पर डाल दिया और तुरंत वू जेन और ली एक्सन के बीच बातचीत सुनी। एड हो निंग। झू यून की नसें तेज हो रही थी। हो निंग ने व्यंग्य किया, क्या ईर्ष्या? बस ली जुन को नीचे देखो। तुम रुको। जितना समय बीतता जाएगा उतनी ही अधिक महिलाएं उससे चिपकती जाएंगी। तब तक तुम्हें इसका पछतावा होगा। चू वैन लंबे समय तक चुप रहा। हो निंग को लगा कि कुछ अजीब है और उसने फिर कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम अब वहां नहीं जा सकते, अन्यथा योजना तुरंत बर्बाद हो जाएगी। चू वान ने उसकी ओर देखा और कठोर आवाज में पूछा, क्या योजना है? हो निंग ने अपना सिर खुजलाया। यह कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि ली जुन का इरादा उन्हें स्रोत कोड लीक करने का था, लेकिन वह उन्हें सीधे नहीं दे सकता था, इसलिए उसे इसे अप्रत्यक्ष रूप से करना पड़ा। खंड 2 अध्याय 39। हो निंग ने ईयरफोन झो यून को वापस दे दिया, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वू जेन पहले ही जा चुका है। हो निंग ने कहा, सुनो, सुनने के बाद तुम्हें ईर्ष्या नहीं होगी। वास्तव में यह एक गंभीर मामला है। झो यून ने ईयरफोन लिया। अंदर से ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज आ रही थी। वू जेन जल्दी से एक शांत जगह पर गया, सिगरेट जलाई और कहा, उसने कुछ नहीं कहा। एक और आवाज गूंजी, अगर तुम उससे सीधे पूछोगे तो बेशक वह कुछ नहीं कहेगा। झो यून फेंग जीजिंग की आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील था। बस उसे सुनकर उसकी पीठ में सिहरन पैदा हो गई। उसने हो निंग को देखा। हो निंग ने अपने होठों पर अपनी तर्जनी को तुरंत बदल दिया। मेरे नीचे दिखता है, वह सिर्फ एक नोव्यू रिच है। बस पैसे कमाने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला और वह पहले से ही घुमावदार है। उससे कुछ निकालो। गो चान ने उसे धक्का दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम किसी से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? यह आपसी सहमति है। हाँ, हाँ, तुम जो भी कहते हो वह सही है। फैंग जीजिंग वू जेन के कान में फुसफुसाए, आपको उसके आसपास के लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी होगी। वे कोई पुशकोवर हैं, विशेष रूप से उनके बॉस। फैंग जीजिंग, फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे आसानी से दूर। मुझे लगता है कि हम काओ जियान हांग से बेहतर तरीके से मिलकर काम करते हैं। वे कंपनी को सार्वजनिक करने के बारे में बात करते रहे। अब उनकी कंपनी पूर्णतः वित्तपोषित है, लेकिन उसके पास प्रमुख परियोजनाओं का अभाव है। ज्यादातर गेम सतही होते हैं और रिलीज के 3 से 6 महीने बाद वे तेजी से नीचे की ओर गिरते हैं, जिससे सिक्योरिटी कमीशन के लिए उनकी समीक्षा करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास हुआ कांग तो जैसा प्रोजेक्ट होता तो स्थिति अलग होती, फेंग झिजिंग ने कहा। वू जेन, तो ऐसा करो, तुम और गाओ जियानहोंग दोनों ही प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हो, तुम उस नौसिखिए से कैसे कम हो? फेंग झिजिंग चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं पता कि वू जेन के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। वू जेन, हाल ही में गाओ जियानहोंग घर पर ही प्रोग्रामिंग कर रहा है। कह रहा है कि वह हुआ गोंगजी से बेहतर गेम लिखना चाहता है। वह न खाता है, न सोता है, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता। वह वास्तव में अब जीना नहीं चाहता। फेंग झिजिंग, सामान्य तौर पर उनका गेम सिस्टम काफी खास है। इसे प्रोग्राम करने में काफी समय लगता है। हमारे पास अभी समय नहीं है। यह वास्तव में बेकार है। वू जेन ने स्पष्ट रूप से तिरस्कार किया। महत्वपूर्ण क्षण में मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे अभी भी महिलाओं पर निर्भर रहना है।
फेंग ज़ीजिंग ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, बेशक महिलाएं आधे आसमान को थामे रखती हैं। वो जेन नाखुश थी। एक महिला कौन है? मैं दादी बनने के लिए पर्याप्त बूढ़ी नहीं हूँ। ओह! वो जेन बोलने ही वाली थी कि फेंग ज़ीजिंग ने फिर से उसका मुंह बंद कर दिया। चू वान ने अपने हेडफोन उतारे, धूल भरी सीढ़ियों को देखा और बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, फिर भी होश में नहीं आ पाया। लीक सुन ने यह जानबूझकर किया था, हो निंग ने कहा। उसे पक्का पता है कि फेंग झिजिंग के पास हुआ गोंगजी के खिलाफ एक योजना है। सिस्टम को ली जुन ने अकेले ही लिखा था और इसे कॉपी करने में बहुत समय लगेगा। जिस गेम कंपनी से फेंग झिजिंग और दूसरे लोग उधार लेने की योजना बना रहे हैं, उसने एक वित्तीय पुनर्गठन परियोजना की घोषणा की है और यह अभी भी स्वीकृति के चरण में है। फेंग झिजिंग निश्चित रूप से इस समय का फायदा उठाकर कंपनी के मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। झो यूं एक पल के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, तुमने वू जेन के सेल फोन पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसका पता नहीं चलेगा, है न? बिल्कुल नहीं। अपनी खूबी के बारे में बात करते हुए हो निंग ने आत्मविश्वास से अपनी पीठ सीधी की और कहा, मैंने उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वह मेरा अपना बनाया हुआ है। इसे दूर से ही अनइंस्टॉल किया जा सकता है और इसका कोई निशान भी नहीं रह जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? बेशक, झो यून ने धीरे से कहा, यह कोई छोटी बात नहीं है। हो निंग, अच्छा, चिंता मत करो, निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होगी। उसने बोलना समाप्त किया और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, ली शुन को मत बताना। झो यून, तुमने क्या कहा? हो निंग, ली शुन ने मुझे पहले तुम्हें बताने नहीं दिया था। केवल हम दोनों और डोंग सी यांग ही इस बारे में जानते हैं। झो यून, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हो निंग ने एक पल के लिए उसे चुपचाप देखा। वह बहुत दुबला पतला था, लगभग सिर्फ चमड़ी और हड्डियां, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। क्या तुम सच में नहीं जानते या दिखावा कर रहे हो? टीएसके, मैं ली शुन के लिए वाकई परेशान हूँ। हमने स्पष्ट रूप से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन उसे अभी भी काम पर तुमसे सावधान रहना होगा। तुमने उसे अनदेखा भी किया, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। झो यू चुप था। हो निंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, इसके अलावा क्या राजनीतिक कमिश्नर झो ने अपने घर में सुलेख पेंटिंग नहीं लगाई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो पढ़ सकता हूँ? सर्वर हैक करना और ईव्सड्रॉपिंग प्रोग्राम बनाना मेरे लिए बहुत सामान्य है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता, इसलिए ली शुन नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले कि वह बुरे काम कर रहा है। झो यूं, इसे कोई बुरी बात नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ इतना है कि फेंग ज़ीजिंग के इरादे बुरे हैं। ओह माय! हो निंग की आंखें चौड़ी हो गईं। हर बार जब आप ली शुन को छूते हैं तो आपके माप का मानक विकृत क्यों हो जाता है? डोंग सी यांग सही है, महिलाओं की बातें भरोसेमंद नहीं होतीं। झो यून ने व्यंग्य किया, क्या आप कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए छत पर जाना चाहते हैं? हो निंग अनजाने में काँप उठी। झो यून ने कहा, वू जेन और ली शुन की बातचीत की हर रिकॉर्डिंग के लिए आपको मुझे एक हिस्सा भेजना होगा। हो निंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, भेज दो, लेकिन तुम रिकॉर्डिंग किस लिए चाहती हो? क्या तुम डरती हो? झो यून, मुझे किस बात का डर है? हो निंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह लोमड़ी बहुत खूबसूरत है। ली शुन 6 साल से धैर्यवान है, कौन गारंटी दे सकता है कि उनके बीच कुछ नहीं होगा? उसने झो यून पर एक नज़र डालते हुए कहा। झो यून ने जवाब दिया, ली शुन के महिलाओं के लिए मानक बहुत ऊंचे हैं। हो निंग ने मुंह बनाया और धीरे से कहा, बिल्ली अपनी लंबी पूंछ के लिए बिल्ली की प्रशंसा करती है। झो यून ने 2 सेकंड के लिए उसे देखा और फिर अचानक पास आ गया। हो निंग चौंक गया, अनजाने में पीछे हट गया जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकराई और आगे पीछे नहीं हट सका।
उसने अचानक पाया कि झो यू की पलकें बहुत लंबी थी, जेट ब्लैक नहीं बल्कि थोड़ी ग्रे, पतली और घुमावदार। उसके चेहरे की त्वचा बहुत चिकनी, मुलायम और छोटे, कसे हुए छिद्रों वाली दिखती है। उसने उसके शरीर पर हल्की खुशबू महसूस की। उसने स्पष्ट रूप से एक सामान्य टी शर्ट पहनी हुई थी, फेई यांग कंपनी के बाकी कर्मचारियों की तरह बिना किसी मेकअप के, लेकिन उसके शरीर पर खुशबू उनकी तुलना में 10,000 गुना अधिक सुखद थी और वू जेन के तेज परफ्यूम की तुलना में बहुत ताज़ा थी। झो यून ने कहा, ली जुन को केवल 2 प्रकार की महिलाएं पसंद है, एक बेवकूफ महिलाएं, दूसरी बहुत बेवकूफ महिलाएं। वू जेन दोनों में से किसी भी प्रकार की नहीं है। हो निंग को दूसरे लोगों के इतने करीब रहने की आदत नहीं थी। उसने झो यून को दूर धकेल दिया। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। तो वह निश्चित रूप से तुम्हें पसंद नहीं करता है। झो यून ने थोड़ा मुस्कुराया। हो निंग को जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा। सफाई करने के बाद हो निंग ने अपना सिर उठाया और देखा कि झो यून दीवार से टिकी हुई थी। न जाने वह क्या सोच रही थी। उसका चेहरा अभी भी बेचैनी से भरा हुआ था। उसने सोचा कि वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। झो यून ने उसकी ओर देखा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। हो निंग, तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? झो यून ने जवाब नहीं दिया। वे साथ साथ बाहर चले गए और जब वे लॉबी में प्रवेश करने वाले थे तो उसने अचानक कहा, वो जेन गाओ जियान होंग की पत्नी है। हो निंग, तो क्या? झो यून, उनकी शादी को केवल 1 साल हुआ है। हो निंग ने आगे लॉबी की ओर देखा, जहां कैटली कंपनी के लोग सरकारी नेताओं के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे। गो चान ने काओ किएन होंग की बाह पकड़ ली, शायद इसलिए कि उसे चिढ़ाया गया था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने खुशी से भरी आंखों से काओ किएन होंग को देखा। तुम बेरहम कुतिया हो, तुम बकवास गाती हो निंग ने ठंडे स्वर में कहा, ऊपर से नीचे तक, उसमें ऐसा क्या अच्छा है? अगर कुछ दोष है, तो वह यह है कि आपकी सहपाठी की लोगों के प्रति नजरिया बहुत खराब है। झो यून ने दूर से गाओ जियान होंग को देखा। फोंग ची तिन्ह और नुओ चान के विपरीत, उनके चेहरे पर मुस्कान शायद ही कभी दिखाई देती थी। वह अभिव्यक्ति बहुत परिचित थी। जब वे तीनों पहली बार इस परियोजना पर काम कर रहे थे तो भी उनका चेहरा ऐसा ही था। लेकिन अब उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसका व्यवहार ऐसा था। इसके अलावा पृष्ठभूमि में सभी मुस्कुराते लोगों के बीच उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। गुप्त लड़ाई ऐसे ही जारी रही। कभी कभी लितुआन गो चान से मिलने जाता था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आमतौर पर काम के बाद वह अपना कंप्यूटर बंद कर देता, सिगरेट जलाता, फिर उठकर चला जाता। उसके और नुओ चान के बीच बातचीत के विषय दुनिया भर की हर चीज के बारे में होते थे। जब भी ली तुआन अपना मुंह खोलता, तो वह सब पुरुषों और महिलाओं के बारे में ही बोलता। गो चान को लगा कि भले ही वह सुंदर था, लेकिन वह उस तरह का आदमी था जिसका दिमाग वीर्य से भरा था और जिसमें आत्मा की कोई गहराई नहीं थी। उसने धैर्यपूर्वक ली तुआन से बात की, उसे छूने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ली तुआन ने चू वान से वो तुओंग वो दीच का अपडेटेड प्रोग्राम और डेटा भेजने के लिए कहा। चू वान ने अनुमान लगाया कि अवसर अवश्य आया होगा। एक दिन आधी रात के बाद ली तुआन कंपनी में वापस आया। उसका चेहरा बेहद खराब दिख रहा था। वापस आने के बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा और सोफे पर सो गया। अब तक सिर्फ झो यूं और हो निंग ही कंपनी में रह गए थे। हो निंग और ली शुन दोनों के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है,
वे कंपनी में कंबल और गद्दे पर सो रहे हैं। यह एक सफलता है। मछली फंस गई है। उसने यूएसबी चुरा लिया है। हो निंग ने कहा, क्या आपको मुझे आज की रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। हो निंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, आज की बैठक की विषय वस्तु बहुत चौंकाने वाली है। कौन सी विषय वस्तु? हो निंग ने अपने होठों को सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, खुद सुनो। यह केवल यही कहा जा सकता है कि प्रकृति के नियम और कारण और प्रभाव कर्म प्रतिशोध हैं। जब हो निंग फाइल भेज रही थी, झो यू खड़ा हुआ और लाइट बंद करने वाला था। वह लितुआन को बेहतर तरीके से सोने देना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हो निन्ह ने उसे वापस बुलाया। यदि आप अभी प्रकाश बंद कर देते हैं, तो वह जाग जाएगा। उसे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। हो निंग अभी भी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। उसने बात करने के लिए ऊपर भी नहीं देखा। झो यून ने पूछा, क्यों? क्यों? हो निंग के हाथ, जो टाइप कर रहे थे, अचानक रुक गए और उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा, क्योंकि जेल में हमेशा लाइट जलती रहती है। हो निंग ने उसकी ओर देखा। क्या तुम नहीं जानती कि जेल में दिन रात लाइट जलती रहती है? झो यून ने अपना सिर हिलाया और हो निंग ने नाक भौं सिकोड़ी। तुम्हारा ज्ञान वाकई सीमित है। तुम बड़ी लाइट बंद कर सकती हो और छोटी लाइट उसके लिए छोड़ सकती हो। झो यून ने हो निंग की बात सुनी, छोटी लाइट जलाई और बड़ी लाइट बुझा दी। उसने अपना सिर घुमाकर सोफे पर लेटे हुए ली तुआन को देखा। छोटी, मंद रोशनी एक छोटी सी आग की तरह टिमटिमा रही थी, जिससे आधी रात को कंपनी को गर्माहट का एहसास हो रहा था। या शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। खंड 2 अध्याय 40। हो निंग ने झो यू को रिकॉर्डिंग भेजी। जब वह सुन रही थी, तो वह उसके बगल में खड़ा था, उसके हाव भाव देखने के लिए इंतजार कर रहा था। वास्तव में तथाकथित चौंकाने वाली सामग्री सिर्फ वू जेन की ज़बान फिसलने की वजह से थी। उस समय उसने और ली तुआन ने बहुत शराब पी ली थी और थोड़ा नशे में होने लगे थे। उसने ली तुआन से अपने दयनीय जीवन के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि वह अपने भविष्य का ख्याल खुद रखना चाहती है, जबकि गलती से एक वाक्य बोल दिया, कौन जानता है कि काओ किएन होंग की बीमारी कितने समय तक चल सकती है। उसने बहुत धीरे से कहा, सुनने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता था। चू वैन को यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है या नहीं। उसने अपना सिर घुमाकर हो निंग की ओर देखा। हो निंग मुस्कुराई। झो यून ने अपने हेडफोन उतारे। क्या गांव जियानहोंग बीमार है? हो निंग, हाँ। झो यून, किस तरह की बीमारी? हो निंग ने कंधे उचकाए। मुझे आज ही पता चला। कैटली कंपनी में किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर इसे छिपा रहे हैं। झो यून को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसके दिमाग में गांव जियानहोंग के दुबले पतले चेहरे और हाल ही में पीली त्वचा की छवि कौंधी, साथ ही कभी-कभी अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए उसकी छवि। हो निंग कंप्यूटर पर टाइप करते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया। उत्साह से बोला, लेकिन एक बार जब मुझे जानकारी मिल जाएगी, तो यह आसान हो जाएगा। मैं 3 दिनों के भीतर जांच कर पाऊंगा। झो यून ने ली शुन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब वह पहली बार लौटा तो उसका मूड बहुत खराब था। क्या यह उस खबर से संबंधित था? और ली शुन का मूड सिर्फ उस दिन ही खराब नहीं था, बल्कि अगले कुछ दिनों तक उसका रंग रूप भी खराब होता गया। वह कम और कम सोता था, अक्सर कुर्सी पर बैठकर अकेले धूम्रपान करता था, और हर बार लंबे समय तक। हो निंग की तकनीक वास्तव में शीर्ष पायदान पर थी। उसे 3 दिन नहीं लगे। अगले ही दिन उसे वू जेन के फोन से गांव जियानहोंग की बीमारी के बारे में जानकारी मिली। यह एक ब्रेन ट्यूमर था। ली जुन को पता चलने के बाद उसने तुरंत पूछा, क्या यह घातक है? हो निंग, मुझे नहीं पता।
वू जेन के फोन में गाओ जियानहोंग की स्वास्थ्य रिपोर्ट की एक तस्वीर थी। हो निंग को समझ नहीं आया तो उसने इसे ली शुन को दे दिया। ली तुआन चुपचाप देखता रहा, उसका चेहरा भावहीन था। चू वैन भी देखने गया, परीक्षण वस्तुओं के घने डेटा में सटीक निदान पाया। मेनिनजियोमा। उसने इसे धीमी आवाज में पढ़ा। हो निंग ने तुरंत देखा, ओह, यह अभी भी बहुत अच्छा है। उनका स्वर निराशा से भरा था। हो निंग ने कहा, अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हुई है, शायद वे कंपनी के सार्वजनिक होने तक रुकने की योजना बना रहे हैं। वह हंसा, दुर्भाग्य से यह लगभग समय की बर्बादी है, उसने कहा। फिर चू वैन की ओर देखा, जो इस समय चुप था, एक व्यंग्यात्मक नजर से। तुम नरम दिल नहीं हो, है न? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं आज रात जश्न मनाने के लिए एक केक खरीदने की योजना बना रहा था। तुम इसे क्या कहते हो? प्रतिशोध। चू वैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना सिर घुमाकर ली तुआन की ओर देखा। वह कुर्सी पर बैठ गया, जिससे उसकी पीठ पर केवल एक अकेलापन रह गया। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, इस सब के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह नहीं जानती थी कि ली शुन इसे कैसे संभालेगा, रुकेगा या आग में घी डालना जारी रखेगा। फीडुओंग कंपनी में हर कोई इस मामले को बस एक छोटा सा अंतराल मानता था, लेकिन चू वान और ली शुन अलग थे। गाओ जियानहोंग न केवल उनका प्रतिद्वंद्वी था बल्कि उन तीनों के बीच एक और खास रिश्ता भी था। कई दिनों तक चू वान का मूड उदास रहा। एक दिन काम पर जाते समय उसकी मुलाकात डोंग टू डोंग से हुई। उन्होंने 12 सीटर की कार को ट्वोयू को देखा। जब उन्होंने देखा कि 12 सीटर की कार है, पहले सीढ़ियां। रुको। झोयू रुक गया। डोंग सियांग ने कार की खिड़की के फ्रेम पर अपनी बाह रखी और कहा, क्या आप ली एक्सन को रोकने के लिए सलाह देते हैं? इस मामले का परिणाम क्या है, यह तय करने के लिए अकेले ली जुन तक होगा। डोंग सियांग ने अपने मुंह में एक सिगरेट आयोजित की और कहा, यह अच्छा है, वह बहुत क्रूर है। ली शुन ने वास्तव में नहीं रोका। वू जेन द्वारा यूएसपी लेने के बाद उसने कानूनी दस्तावेजों की एक श्रृंखला का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। यूएसबी में वो तोंग वो डिच और हुआ कांग तु के सभी डेटा और सोर्स कोड थे। ली तुआन को पक्का पता था कि फोंग ची तिन्हा उनका इस्तेमाल करेगा। ngो चान को ये चीजें देने का मतलब था लोगों के आने जाने के लिए फी डुओंग कंपनी का पिछला दरवाजा खोलना। एक बार जब फोंग ची तिन्हा कैट ल्यूक की नींव और स्तर के साथ हुआ कांग तु की नकल करता है, तो फी डुओंग के पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होगी। वे अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो देंगे। लेकिन ली तुआन को इसकी परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद ली तुआन पहले की तुलना में बहुत कम बात करने लगा। कंपनी में माहौल भी भारी हो गया, यहाँ तक कि ट्रुओंग फोंग भी अब हमेशा की तरह मजाक करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था कि सभी को यह अस्पष्ट समझ थी कि कंपनी को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। ली जुन ने झो यून से कहा कि वह गेम जालसाजी के मुद्दे के बारे में सभी मुकदमेबाजी दस्तावेज तैयार करे। वास्तव में जब से फोंग ची तिन को स्रोत कोड मिला, तब से लेकर कला और बुनियादी कार्यों को पुनः डिजाइन करने तक कम से कम 1 महीने से अधिक समय लगा। वह समय उनके लिए एक अच्छे वकील को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ली तुआन ने खुद ही यह करने पर जोर दिया। उस समय के दौरान वह बेहद डरावना था। चू वान ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उसे जो भी दस्तावेज चाहिए थे, वह उसके लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करती थी। उसके जीवन का हर दिन एक तंग स्प्रिंग की तरह था। वह भी उसकी तरह ही थी, दिन रात दस्तावेज तैयार करती हुई, खुद को काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा ली तुआन द्वारा सौंपे गए कार्य में लगा दी,
लेकिन वह गलती से उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाई जो धीरे धीरे बिगड़ रही थी। अंत में गांव जियानहोंग की हालत खतरनाक होने से पहले ली शुन इतना थक गया था कि वह बेहोश हो गया। उस दिन कंपनी में केवल झोउ यूं और झांग फांग ही थे और उन्होंने ली शुन के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लाई तुआन चू वैन के सामने बैठा था। पहले तो उसे लगा कि वह आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शायद वह सो रहा होगा। दिन में सोना ली तुआन के लिए एक दुर्लभ घटना थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा अच्छी तरह सो जाए, इसलिए वह उसे ओढ़ाने के लिए एक कंबल लेने गई। वह उसे जगाने के लिए सावधान थी, लेकिन गलती से उसकी मेज पर रखा पेन जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। चू वैन ने उसे घबराहट से देखा और मन ही मन सोचा कि वह अवश्य ही जागेगा और उसे डांटेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाई तुआन ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। तभी चू वान को यह अजीब लगा। ली शुन दिन में शायद ही कभी सोता था, अगर सोता भी था तो वह केवल थोड़ी सी नींद सोता था, जरा सी भी आवाज उसे जगा देती थी। उसने उसे धीरे से धक्का दिया। ली शुन। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने उसका कंधा हिलाया। ली शुन। इस बार वह हिला। उसका शरीर संतुलन खो बैठा, उसका सिर झुक गया, उसका पूरा शरीर कुर्सी से फिसलकर जमीन पर गिर गया। झोउ यून इतना डर गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। झांग फांग भी डर गया था, वहीं अवाक खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। झोउ यून को सबसे पहले होश आया और उसने झांग फैंग से कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। झोउ यून ने ली शुन को सहारा दिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। झांग फैंग ने फोन कॉल करना समाप्त किया और आगे बढ़ा। मत करो, डरो मत। झोउ यून ने ली शुन को देखा और कुछ भी नहीं बोल सका। वह इतनी घबरा गई थी कि वह मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी। उसने डोंग तु डोंग को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह इतनी घबरा गई कि उसकी आंखें लाल हो गईं और वह घबराकर दिएन तु ट्रुक पुकारने लगी। उसकी हकलाहट सुनकर तियान तू झू ने कहा, शांत हो जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। एम्बुलेंस और तियान तू झू लगभग एक ही समय पर पहुंचे। तियान तू झू ने पैरामेडिक्स की मदद से ली शुन को स्ट्रेचर पर लिटाया। उस समय झोउ यूं को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ली शुन के बालों में पहले से ही चांदी के रंग के बाल थे। वास्तव में उसने पिछले साल के अंत में उसके चांदी के बाल पहले ही देख लिए थे और तियान शिवझू ने भी उसे बहुत समय पहले याद दिलाया था कि ली शुन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। बाकी सभी ने ध्यान नहीं दिया था। झोउ यूं लंबे समय से अनिद्रा से पीड़ित थी। उस साल अमेरिका में यह तियान शिवझू ही थी जिसने उसके लिए अपनी नींद की आदतों को समायोजित किया था। लेकिन ली शुन के बेहोश होने तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ। तियान तू झू ने उसे पुकारा और झोउ यून ने जो पहली बात कही वह थी, मुझे माफ कर दो। तियान तू झू ने उसका कंधा पकड़ा और उसे धीरे से दिलासा दिया, डरो मत, कुछ खास नहीं हुआ है, वह बस बहुत थका हुआ है। झोउ यून ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। एम्बुलेंस में ली शुन को होश आया और वह थोड़ा हिल गया और झोउ यून तुरंत उसके बगल में बैठ गया। वह बहुत दर्द में लग रहा था, उसकी भौहें कस कर सिकुड़ी हुई थी, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। झोउ यून उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम बहुत असहज महसूस कर रहे हो? उसे आवाज सुनने में काफी समय लगा और जब उसे एहसास हुआ कि यह झोउ यून है तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। झोउ यून ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास रखा, लेकिन पाया कि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। लाई तुआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया,
उसकी हरकत बहुत धीमी थी, लेकिन इससे उसका हाथ पकड़ने का इरादा साफ पता चल रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थी, लेकिन उसकी अंगुलियों में अभी भी ताकत थी, जिससे अदृश्य रूप से उसका तनाव कम हो गया। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो ली क्सुन की चेतना थोड़ी धुंधली थी, लेकिन उसने फिर भी उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दिया। सीटी स्कैन कक्ष के दरवाजे पर नर्स ने उसे जांच के लिए अंदर धकेलना चाहा, लेकिन उसका हाथ अब भी ढीला होने का नाम नहीं ले रहा था। चू वान उसके कान में झुकी और बोली, ली तुआन, जाने दो। लेकिन उसने जो भी कहा, ली तुआन ने उसे जाने नहीं दिया। उसकी आंखें कसकर बंद थी। उसकी सांसें सामान्य से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, वह फिर बोली। ली तुआन ने अभी भी उसे पकड़ रखा था, लेकिन उसकी उंगलियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। दरअसल चू वैन आसानी से उसके हाथ से मुक्त हो सकती थी, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। अपने दिल में वह जानती थी कि उसे जल्दी से उसे चेकअप के लिए ले जाना होगा, और वह यह भी जानती थी कि यह सिर्फ एक सीटी स्कैन था, जीवन और मृत्यु का मामला नहीं। लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। वह उसे पकड़े हुए था, वह उस पर झुका हुआ था, वह उसे दिलासा देना चाहता था। जाने दो, दिएन तु ट्रुक ने कहा। वह निश्चल रही। दीन तु ट्रुक ने चुपचाप उस आदमी को देखा जिसका चेहरा पसीने से तर था, बेहोश होने वाला था। आखिरकार नर्स ने उन दोनों को अलग किया और कहा, परिवार बाहर इंतजार कर रहा है। जांच के लिए इंतजार करते हुए चू वान ने कांपती और अस्पष्ट आवाज में फिर से फो नेहत ट्रैक को बुलाया। फो नेहत ट्रैक अस्पताल की ओर भागा। चू वैन ने जैसे ही उसे देखा, वह माफी मांगती रही। आज उसने लगभग अपनी बाकी जिंदगी के लिए माफी मांग ली थी। फो नेहत ट्रैक ने उसे गले लगाया और उसे दिलासा दिया, यह तुम्हारी गलती नहीं है, वह ठीक है। फो नेहत ट्रैक ने चू वैन की पीठ पर रखे बड़े हाथ से उसे बहुत ताकत दी। आज सूरज चमक रहा था, आसमान नीला और साफ था, एक दुर्लभ अच्छा मौसम। जब लाई तुआन जांच कर रहा था, चू वान सोचता रहा कि इतने सुंदर और शांतिपूर्ण दिन पर ऐसी घटना क्यों घटी। खंड 2 अध्याय 41। नर्स ने परीक्षण के परिणाम निकाले और पूछा, रोगी का परिवार का सदस्य कौन है? फू यी झुओ के कुछ कहने से पहले ही झो यून ने तुरंत जवाब दिया, मैं हूँ। नर्स ने अपना हाथ हिलाया, अंदर आ जाओ। कमरे में एक डेस्क, एक अस्पताल का बिस्तर, एक कंप्यूटर, एक गमले में लगा पौधा और एक छोटी सी सुनहरी मछली का कटोरा था। हालांकि डॉक्टर का कार्यालय काफी साधारण था, झो यून की नजर में यह अब बेहद पवित्र था। वह कुर्सी पर बैठ गई और डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर 50 साल से ज्यादा उम्र का एक आदमी था, जिसने सफेद ब्लाउज और चश्मा पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में टेस्ट के नतीजे देखे और फिर धीरे से पूछा, वह क्या करता है? झो यून ने जल्दी से जवाब दिया, IT। यह कहने के बाद उसे डर था कि डॉक्टर समझ नहीं पाएगा। उसने समझाया, यह सूचना प्रौद्योगिकी है। डॉक्टर ने सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि वह समझ गया है। कोई आश्चर्य नहीं। झो यून ने उसकी धीमी आवाज सुनी और अनुमान लगाया कि उसकी हालत शायद इतनी गंभीर नहीं थी। निश्चित रूप से 1 सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। चू वैन ने राहत की सांस ली। उसके पूरे शरीर ने सारी ताकत खो दी थी और वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। तनावग्रस्त डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। युवा लोग ऐसे ही होते हैं, जब कुछ होता है तो वे घबरा जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उन्होंने पहले खुद को कितना प्रताड़ित किया है? झो यूं, मैं बहुत लापरवाह थी। डॉक्टर ने कहा, उसे अब सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है।
जिसे सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस भी कहा जाता है। यह स्थिति बहुत स्पष्ट है। उसकी मांसपेशियों की अकड़न के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे कई सालों से यह बीमारी है। मैं सच कह रहा हूँ, यह पेशा बहुत खतरनाक है। हर साल अचानक मौत के कई मामले सामने आते हैं। दालान के बाहर फू यी झुओ ने डॉक्टर के दरवाजे की तरफ देखा, अचानक कहा, आपको हार मान लेनी चाहिए। तियानशी झुओ उसके बगल में खड़ी थी, वह भी बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। फू यी झुओ ने कहा, उसे खुद नहीं पता कि वह मेरे भाई से कितना प्यार करता है। जब वह ली शुन के साथ होता है तो वह दूसरे लोगों के साथ होने वाले समय से अलग होता है। तियानशी झुओ ने अपने होठों के कोनों को सिकोड़ा। कमरे में डॉक्टर ने अपना चश्मा उठाया, झोयू से कहा, रोगी को जरूर होना चाहिए, अक्सर चक्कर आते हैं और सिर दर्द होता है। लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले काम से मस्तिष्क को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। नींद की गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब है। कौन इतनी लापरवाही से काम करेगा? झोयू, उसे अक्सर पीठ दर्द रहता है। डॉक्टर, बकवास, आप हर दिन एक ही स्थिति में बैठते हैं, आपकी पीठ कैसे दर्द नहीं कर सकती? झोयू को उसने डांटा और डर से कांपते हुए पूछा, तो आज उसके बेहोश होने का मुख्य कारण है। डॉक्टर ने इशारे और हाव भाव करते हुए कहा, मांसपेशियों में दर्द सिर्फ एक घटना है, रीढ़ की हड्डी मूल कारण है। उसकी पीठ अकड़ गई है, मस्तिष्क उच्च तीव्रता से काम कर रहा है, लंबे समय से उसे बहुत अधिक ऑक्सीजन और रक्त परिसंचरण की आवश्यकता है, लेकिन रक्त केवल कंधे तक जाता है। ऐसा संघर्ष अजीब होगा यदि वह बेहोश न हो। झोयू, तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर द्वारा कई बार डांटे जाने के बाद झोयू ने दवा और स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों का एक गुच्छा खरीदा और यहाँ तक कि उसे अस्पताल के भौतिक चिकित्सा कार्ड के लिए पंजीकृत भी किया। जैसे ही वह क्लिनिक से बाहर निकली, उसने तियान तू झू को दालान में खड़ा देखा। दोपहर हो चुकी थी। यह पुष्टि करने के बाद कि ली शुन की हालत अभी भी अच्छी है, झोयू की भावनाएं भी स्थिर हो गईं। तेज धूप में उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी झील से बाहर निकाला गया हो। उसकी पीठ पसीने से लथपथ थी। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सही हो। तियान तू झू ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सा वाक्य? झोयू, सभी सही हैं। उसकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वह केवल अपनी बची हुई ताकत पर ही निर्भर रह सकता था। किसी के पास हमेशा के लिए टिके रहने की ऊर्जा नहीं होती। अपने बाकी जीवन के लिए एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी पाना बहुत दुर्लभ बात है। लोगों को हमेशा पहले खुश रहना पड़ता है और बाद में उन्हें जागने से पहले दुख सहना पड़ता है। हालांकि झोयू अभी तक आत्मज्ञान की अवस्था तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसे पहले से ही कई चीजों का एहसास हो चुका था। तियान शिवझू ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? झोयू ने सिर हिलाया। तियान शिवझू ने बताया, उस समय तुमने प्रदर्शनी की पेंटिंग को भी नहीं देखा था, बल्कि सिर्फ मेरे नाम को देखा था। मुझे लगा कि हमारे पास बहुत किस्मत है। अब जब झोयू ने पीछे मुड़कर सोचा, तो वह साल वाकई एक सपने जैसा लगा। तियान शिवझू, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कब मेरा दिल धड़का दिया था? झोयू ने अपना सिर हिलाया। यह तब था जब मैंने तुमसे 8 रूम के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कहा था। यह देखकर कि झोयू को ठीक से समझ नहीं आया, तियान तू झू ने कहा, तुम वहां उस लुआन जुन पेंटिंग के सामने रो रही थी। वह चौंक गई और तियान तू झू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि किसी ने नहीं देखा? उस दिन उन्होंने मूल रूप से सिस्टम के विस्तृत डिजाइन पर चर्चा करने के लिए शाम को 7 बजे मिलने का समय निर्धारित किया था, लेकिन तियान तू झू को एक आपातकालीन स्थिति थी और देर हो गई। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चू वैन उस पेंटिंग के सामने खड़ी रो रही थी।
उसने पुरुषों वाली शर्ट और गहरे नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी। गर्मी के कारण उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। उसके लंबे काले बाल ढीले बंधे हुए थे। कुछ लटें उसकी सफेद शर्ट पर गिर रही थी, जिससे उसे गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने अपने हाथ जेब में डाले, चुपचाप पेंटिंग को देखती रही। फिर बस ऐसे ही आंसू बहने लगे। वह पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो गई। दीन टुट्रुक आर्ट रूम में लटकी पेंटिंग्स को अपने हाथ की हथेली की तरह जानती थी, साथ ही चू वैन की प्रेम कहानी भी। तुम उस समय बहुत खूबसूरत लगती थी, तियान तू झू ने धीरे से कहा। उस समय मैं सबसे ज्यादा भावुक और परेशान था। झो यूं, मैंने हार मानने का फैसला कर लिया। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें राहत मिली है कि मैंने हार मान ली? चू वैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके हाथ में अभी भी दवा की पर्ची थी। तियान तू झू ने उसे गले लगाया। शुरू में कुछ और भावुक शब्द कहने का इरादा था, लेकिन उसके सीने में महसूस होने वाली भावना से वह चौंक गया। तुम्हारा वजन फिर से कम हो गया है। झो यून ने ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि अब उसका वजन कितना हो गया है। तियान तू झू, प्यार के लिए खुद को जोखिम में डालना एक बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन काम के लिए अपनी जान गंवाना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। उसने सिर हिलाया। दिएन टुट्रुक को अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। इस दुनिया में ऐसी कई महिलाएं हैं जो मोहित हो जाती हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं जो एक ही समय में प्यार, आदर्श, करियर और भाग्य को अपने कंधों पर उठा सकती हैं, वास्तव में बहुत कम हैं। दूसरे शब्दों में, वह मूल रूप से इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसने बस अपनी पूरी कोशिश की, जिसमें ली शुन ने परिवहन ऊर्जा के रूप में काम किया। उसके साथ वह बेहद बहादुर होगी, उसके बिना वह कमजोर होगी और इसे सहन करने में असमर्थ होगी। चू वैन एक विरोधाभासी व्यक्ति है, कमजोर और अभिमानी दोनों, बहुत उच्च स्तर की रक्षा के साथ। वह दूसरों से बचने, भागने और उनके आदेशों का पालन करने की आदी हो चुकी थी, जब तक कि लितुआन प्रकट नहीं हुआ। एक अजीब तरह से उसका हर पहलू उसकी जरूरतों के लिए 100% उपयुक्त था। तभी वह मन की शांति के साथ अपने पंख फैला सकती थी, उसके द्वारा लाई गई पूर्वी हवा का अनुसरण करते हुए सीधे आसमान में उड़ सकती थी। फू यी झुओ सही था, ली शुन के साथ और ली शुन के बिना वह पूरी तरह से 2 अलग-अलग लोग थे। तियान शिवझू ने धीरे से झोयू के चेहरे पर चुमा। मैं जा रहा हूँ। झोयू ने तियान शिवझू को अस्पताल के गेट पर भेज दिया। सड़क के अंत में उसकी आकृति को गायब होते देख अचानक उसने सोचा, यह आज के मौसम के लिए अधिक उपयुक्त है। बीमारी गंभीर नहीं थी, इसलिए हमने खुशी खुशी अलविदा कहा। झोयू अस्पताल के कमरे में वापस आ गया। फू यी झुओ बिस्तर के पास बैठकर ली शुन को देख रहा था। जब उसने उसे अंदर आते देखा तो उसने कहा, नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वह लगभग 10 घंटे में होश में आ जाएगा। हाँ, झांग फैंग भी ली शुन के पास था। झो यू ने उससे कहा, पहले तुम वापस जाओ। कंपनी खाली नहीं हो सकती। मैं यहाँ अकेला ही काफी हूँ। झांग फैंग ने अपना सामान समेटा और जाने के लिए तैयार हो गया। झो यू ने उसे याद दिलाया, प्रेसिडेंट डोंग और बाकी लोगों को बताना न भूलें। उन्हें बताएं कि कोई खतरा नहीं है। वे बस थकावट से बेहोश हो गए थे क्योंकि वे बहुत कम सोए थे। झांग फैंग चला गया, केवल झो यू और फू यी झुओ को छोड़कर। झो यू ने एक कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठे उन दोनों ने ली एक्सुन को बिस्तर पर घूरते हुए कहा, यहाँ तक कि अभी तक उसके बाल पहले से ही ग्रे हैं। मेरे साथ। झो यू चुप था। फू यी झुओ ने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप लोग इतने लापरवाह क्यों हैं। के लिए
हमारे स्तर पर पैसा जुटाना इतना कठिन नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ली तुआन लगभग 10 घंटे में जाग जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह केवल 7 बजे ही जाग गया। उस समय वो नहर ट्रैक खाना खरीदने के लिए बाहर गया था। घटनाओं से भरे दिन के बाद चू वान थक गया था और बिस्तर पर सो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ली तुआन हेडबोर्ड के खिलाफ बैठा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। चू वैन ने सोते समय अपना चेहरा अपनी छाती से दबाया, जिससे उसे सुन्न महसूस हुआ। उसने धीरे से अपना चेहरा रगड़ा और सीधी होकर बैठ गई। कमरा बहुत शांत था, सफेद रोशनी चमक रही थी और कीटाणुनाशक की हल्की गंध आ रही थी। चू वैन अभी अभी जागी थी। उसका मन अभी भी उलझन में था। स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इस क्षण में ली एक्सन ने धीरे से कहा, मैंने उसे चेतावनी दी है। एक्सयूएन ने कहा, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपका ग्रीवा स्पोंडिलोसिस काफी गंभीर है। आपको पहले की तरह काम करना चाहिए। मैंने आपको एक भौतिक चिकित्सा कार्ड के लिए साइन अप किया है। आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा, सप्ताह में कम से कम 3 बार। दोनों में से किसी एक को चुन लो। लीक सुन ने झो यून को फिर से देखा। उसे लगा कि 7 या 8 घंटों की छोटी सी अवधि में वह एक अलग व्यक्ति में बदल गई थी। झो यून, चुन लो। लीक सुन ने उसे बहुत देर तक घूरते हुए उदासीनता से कहा, तो जिम जाओ। झो यून ने अंदर ही अंदर आह भरी। फिजिकल थेरेपी कार्ड के पैसे खत्म हो गए थे। दुर्भाग्य से लीक सुन की जीवन शैली को बदलना बेहद मुश्किल था। काम के अलावा उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह केवल औपचारिक उत्तर देता था। उसने आज सिर हिलाया, लेकिन कल वह अपना विचार बदल सकता है। उसका चेहरा उदास था और बहुत डरावना लग रहा था। सामान्य लोग उसके साथ दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केवल चू वैन को उसके अवसाद की परवाह नहीं थी। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वह उसे जॉगिंग के लिए जिम ले जाती थी। ली तुआन ने जाने से मना कर दिया, इसलिए उसने उसका कंप्यूटर बंद कर दिया। यह हरकत बेहद खतरनाक थी क्योंकि इससे वह आसानी से गुस्सा हो सकता था। चू वैन को छोड़कर कंपनी में किसी ने भी ली तुआन के कंप्यूटर को छूने की हिम्मत नहीं की। सबसे भयानक समय जब ली तुआन को गुस्सा आया, उसने लगभग कंप्यूटर स्क्रीन को तोड़ दिया, लेकिन यह बेकार था। अंत में उसे चू वैन द्वारा जिम में घसीटा गया। उसके बाद झो यून ने डोंग सी यांग से स्टोरेज के लिए कुछ नए कंप्यूटर मॉनिटर खरीदने के लिए भी कहा, और पहली बार वह उसकी बात पर सहमत हो गया। सबसे पहले जब झो यून और ली जुन ने बहस की, तो झांग फेंग का समूह अभी भी तनावग्रस्त और डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। ली जुन चाहे जितना भी चिल्लाए, हर कोई उदासीन था, क्योंकि वे जानते हैं कि जब ली तुआन चिल्लाते चिल्लाते थक जाएगा, तब भी उसे जिम जाना ही पड़ेगा।